माँ, मुझे भी एक भाई ला दो ना, मैं भी अपने भाई को राखी बांधूंगी, उसके साथ खेलूंगी, रूही ने अपनी माँ से कहा। ये सुनते ही उसकी माँ मीना की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी वो अपनी बच्ची के सामने रोकर कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। अपने आंसू को छिपाते हुए बोली, बेटा अभी तू खुद छोटी है, तू थोड़ी और बड़ी हो जा, तब मैं तुझे भी एक भाई ला दूंगी, अभी बाहर जाकर खेल। माँ की बातें सुनकर रूही रिया के साथ खेल में व्यस्त हो गई। रिया उसके पड़ोस में रहती थी। उसका एक छोटा भाई भी था, सोनू। सोनू को देखकर ही रूही अपनी माँ से भाई लाने की जिद किया करती थी। रूही के खेलने चले जाने के बाद उसकी माँ ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, हे प्रभु, मेरी ना तो कम से कम इस बच्ची की तो फरियाद सुन ले। उस छोटी सी बच्ची को तो निराश मत कर। मीना के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। उसका पति मोहन रोज काम करने के बाद घर देर से लौटता। काफी रात होने पर नशा करके आता और अपनी पत्नी और बेटी दोनों को मारता। ऊपर से बगल के गांव की एक लड़की के पीछे भागता। उस लड़की का नाम रीता था। कभी कभी तो 2-2 दिन तक रीता के घर ही पड़ा रहता। रीता के घर में बस 3 व्यक्ति ही थे। एक रीता, दूसरी उसकी माँ, तीसरा उसका छोटा भाई। रीता के पिता का स्वर्गवास हो चुका था। रीता की माँ दिन में दूसरों के खेतों में काम करने चली जाती थी। उसका भाई स्कूल में पढ़ने चला जाता था। बस रीता घर में अकेली रह जाती थी। बस इसी खाली समय में मोहन रीता के घर इश्क लड़ाने आ जाया करता था। अपने घर में खाने के लाले पड़े थे, इससे कोई मतलब नहीं रहता मोहन को। वो तो रीता के इश्क में डूबा रहता। रीता भी काफी चापलूस लड़की थी। वो तो मोहन से सिर्फ महंगे महंगे कपड़े, जेवर, ऐशो आराम की चीजों की फरमाइश किया करती। एक मांग पूरी हुई कि दूसरी मांग जारी। पर मोहन तो उसके प्यार में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसे किसी चीज की कोई सुध बुध नहीं थी। उसे सिर्फ रीता ही दिखाई देती थी। उधर एक दिन रिया ने आकर रूही से कहा कि आज मैं बाजार जा रही हूँ अपनी माँ के साथ। वो कल सोनू का बर्थडे है ना, तो उसके लिए कपड़े लेने हैं, केक का ऑर्डर भी देना है, बैलून और कुछ बर्थडे पार्टी का जरूरी सामान भी लेना है। रूही तू भी चलना। इस पर रूही ने मायूस होकर कहा, नहीं मैं नहीं जाऊंगी, रिया तू ही जा। ये सुनकर रिया जाने लगी और बोली, कल तू भी अपनी माँ के साथ मेरे घर आना। वहाँ हम दोनों खूब सोनू की बर्थडे पार्टी में एंजॉय करेंगे और खूब मस्ती भी करेंगे। ये सुनकर रूही चुप हो गई। इतना कहने के बाद रिया वहाँ से चली गई। बाहर दरवाजे पर दूसरी तरफ जिधर फूलों का गमला रखा था, वहाँ फूलों के गमलों की तरफ रूही चली गई। वो उन फूलों को एकटक निहार रही थी, मानो दोनों एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो। रूही बेटा खाना खा लो, उसकी माँ ने कहा। रूही का कोई जवाब नहीं पाकर मीना परेशान होती हुई उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आई। तब उसे रूही दिखाई दी। उसने रूही के पास जाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा तुमने मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं दिया? चलो अब चलकर खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है। मीना ने अपनी बेटी की उदासी को भांप लिया। उसने कहा, क्या हुआ मेरी बिटिया को, वो इतनी उदास क्यों है? तू तो बड़ी समझदार है। इस पर रूही बोली, माँ जब भी मैं तुम्हें कहती हूँ तुम टाल देती हो। आज तो तुम्हें बताना ही होगा कि तुम मुझे मेरा भाई कब ला कर दोगी, कब मेरे भाई का भी बर्थडे होगा, कब मैं उसके लिए बाजार से कपड़े, बलून, केक लाने बाजार जाऊंगी, उसका बर्थडे मनाऊंगी। ये सुनकर मीना बोली, बेटा मैं जल्द ही तुम्हारे लिए भाई लाने की कोशिश करूंगी। चलो अब तो खाना खा लो, मैंने तुम्हारे पसंद का हलवा बनाया है। ठीक है माँ। ऐसा कहकर रूही हंसते हुए माँ के माथे को चूम लिया। फिर माँ के कहने पर खाना खाने आ गई। जो ही पहला निवाला रूही ने मुंह में डाला, फिर उछलकर बोली, अरे वाह माँ, आपने क्या स्वादिष्ट हलवा बनाया है, मजा आ गया। इस पर मीना धीमे से हंसते हुए बोली, अच्छा है अब तो पेट भर हलवा खा लो। फिर खाना खत्म करने के बाद रूही अपने खिलौनों से खेलने में व्यस्त हो गई। रात को मोहन फिर नशे में धुत होकर आया। दरवाजे पर पहुंचते ही उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया, मीना, ओ मीना बाहर निकल।
मीना ने जब आवाज सुनी तो वो घबरा गई। फिर दौड़कर ये सोचते हुए आई कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे हैं। जो ही आकर मीना बोली, क्या हुआ जी? बस मोहन पर तो मानो भूत ही सवार था। उसने आओ देखा ना ताओ गालियां देते हुए मीना को मारना शुरू कर दिया। मीना जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी और सभी लोगों से बचाने की गुहार लगाने लगी। पहले जब शुरुआती दौर में मीना के घर में मारपीट होती थी तब पड़ोसी बीच बचाव करने आ जाते थे, पर उसके बाद मोहन पड़ोसियों से भी लड़ने झगड़ने लगता, उन्हें तरह तरह के अपशब्द गालियां देने लगता। धीरे धीरे पड़ोसियों ने भी आना बंद कर दिया। इस चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सो रही रूही उठ गई। फिर दरवाजे के कोने में खड़े होकर आंसू बहाती रही। अपने पिता के हाथों माँ को पिटता देखने लगी, पर उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पिता के सामने जाकर अपनी माँ को बचा सके। करती भी क्या बेचारी, बहुत छोटी थी। मीना को पीटते पीटते जब वो गिरकर बेहोश हो गई तब मोहन उसे वहीं छोड़कर चला गया। बेचारी रूही अपने पिता के जाने के कुछ देर बाद डरी सहमी अपनी माँ के पास आई। फिर उसे उठाने की कोशिश करने लगी। कुछ देर बाद मीना को होश आया। उससे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था, फिर भी वो जैसे तैसे चलकर बिस्तर पर जाकर लेट गई। माँ को इस हालत में देखकर रूही भी रोते रोते जाकर माँ के साथ सो गई, मगर सारी रात वो दर्द से कहराती रही। दर्द के कारण नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। फिर सुबह जैसे तैसे करके वो किचन में खाना बनाने चली गई। वो किचन में ही थी तभी रिया अपनी माँ के साथ आई। रिया को देखते ही रूही खुश होकर उसके साथ खेलने लगी। मीना ने रिया की माँ सीमा से कहा, अरे बहन जी आप खड़ी क्यों हैं, बैठिए ना। सीमा बोली, नहीं मैं ठीक हूँ, आपसे कुछ बात करनी है। आज मेरे बेटे सोनू का बर्थडे है, मैंने इसी खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखी है। आप दोनों जरूर आइएगा और खाना खाकर ही जाइएगा। मोहन को ना तो अपने पड़ोसियों से कोई मतलब था, ना ही रिश्तेदारों से। मीना बोली, ठीक है बहन जी, पर आप चाय तो पीती जाइए। सीमा ने कहा, आज नहीं फिर कभी, आज बहुत ज़्यादा काम पड़े हैं, कुछ मेहमान भी तो आने वाले हैं ना, उनके स्वागत की तैयारियां शुरू करनी है। ये कहकर सीमा ने रिया से कहा, रिया बेटा आओ मेरे साथ, घर चलो, फिर बाद में रूही के साथ खेलना। ये सुनते ही रिया बोली, रूही मैं तो खेलने के चक्कर में भूल ही गई थी, तुम भी आना, आंटी को भी साथ लाना। आंटी आप भी ज़रूर आइएगा, भूलिएगा नहीं। मीना हंसते हुए बोली, हाँ बेटा मैं ज़रूर आऊँगी, आपकी बात भला कैसे भूल सकती हूँ। ये सुनकर सभी हंस पड़े। फिर शाम को मीना सोनू के लिए उपहार खरीद लाई। खुद साड़ी पहनकर जल्दी जल्दी तैयार हो गई। रूही को उसने गुलाबी रंग का फ्रॉक पहनाया। फिर उसकी नज़र उतारते हुए मीना बोली, देख मेरी प्यारी बिटिया एकदम परी जैसी लग रही है, कहीं इसे किसी की नज़र ना लग जाए। ये सुनकर रूही बोली, माँ आपके होते हुए मुझे किसी की नज़र लग सकती है भला, अब चलो भी देर हो रही है। फिर दोनों माँ बेटी रिया के घर चले गए। वहाँ उन्होंने बर्थडे पार्टी एंजॉय किया, खाना खाकर घर चले आए। उस रात को फिर रूही ने माँ से भाई लाने के बारे में कहा कि माँ कब मुझे भाई लाकर दोगी। इस बात का मीना रूही को कोई जवाब नहीं दे सकी। इन 2 दिनों से मोहन का कोई अता पता नहीं था। इस तरह समय बीतता गया। एक दिन रूही और रिया खेल रही थी, तभी सोनू अपने पापा के साथ बाइक पर चढ़कर कहीं जा रहा था। तभी उसने अपनी बहन रिया और रूही को खेलते देखकर बोला, रिया दीदी मैं पापा के साथ घूमने जा रहा हूँ, वहाँ पापा मुझे चॉकलेट और आइसक्रीम खिलाएंगे और खिलौने भी दिलवाएंगे, तुम चलोगी? अरे हाँ सोनू मुझे भी ले चलो, मैं भी चलूँगी। पापा आप रुकिए ना, मैं अभी आती हूँ। हाँ आओ ना रिया बेटा, मैं रुका हुआ हूँ, रिया के पापा बोले। फिर रिया बाइक पर चढ़कर बैठ गई। तब उसे रूही का ख्याल आया। रिया बोली, रूही तू भी मेरे साथ चलना, हम लोग वहाँ खूब मस्ती करेंगे। ये सुनकर रिया के पापा बोले, हाँ तुम भी चलो ना बेटा। इस पर रूही उदास होकर बोली, नहीं अंकल आज मेरा मन नहीं है, मैं फिर कभी चलूँगी। ये सुनते ही सोनू के पापा ने बाइक आगे बढ़ा ली। मासूम रिया एकटक उन लोगों को निहारते रह गई जब तक वो लोग उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गए। फिर रूही सोचने लगी, रिया के पापा कितने अच्छे हैं,
उसे कितना प्यार करते हैं, गोद में भी लेते हैं, आइसक्रीम, खिलौने सब लाकर देते हैं, और तो और बाजार भी घुमाने ले जाते हैं। एक मेरे पापा है, खिलौने, आइसक्रीम की तो बात दूर, हमेशा मुझे मारते पीटते रहते हैं, बात बात पर डराते धमकाते रहते हैं। आज तक कभी उन्होंने मुझे गोद में भी नहीं उठाया, ना ही दुलार प्यार किया, कभी कहीं घुमाने भी नहीं ले गए। क्यों वो मेरे साथ ऐसा सुलूक करते हैं? बाकी सबके पापा तो अच्छे व्यवहार करते हैं, एक मेरे पापा ही ऐसे हैं। पर शायद मेरा भी एक भाई आ जाए तो पापा हम दोनों को भी खूब सारा प्यार करेंगे, हम लोगों को भी गोद में बिठाएंगे, खिलौने, आइसक्रीम दिलाने ले जाएंगे, गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना छोड़ देंगे, तब वो भी औरों की तरह मेरे अच्छे पापा बन जाएंगे। उस नन्ही सी परी के दिमाग में ढेर सारे सवाल जवाब उमड़ घुमड़ रहे थे। अचानक ही उसे कुछ याद आया और वो दौड़ती हुई घर के अंदर चली गई। एक दिन मीना घर में अकेली बैठी हुई थी, तब अनायास ही उसके मन का घोड़ा उसे अतीत की दुनिया में ले जा रहा था। आज से 7 साल पहले की बात है, जब उसकी नई नई शादी हुई थी। वो अपने ससुराल में बहू बनकर आई थी। तब उसकी सास ने उसे पलकों पर बैठा कर रखा। अपनी बहू को बहुत लाड प्यार करती, मान सम्मान देती, बिल्कुल एक बेटी की तरह। उसकी मोहन के साथ पूरे सामाजिक तौर तरीकों से शादी हुई थी। यह शादी पूरी तरह से अरेंज मैरिज थी। शुरुआती दिनों में तो सब ठीक ठाक चल रहा था। शादी के कुछ ही महीनों बाद मीना की माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई। ये सुनकर मीना बहुत परेशान हो गई। वो अपने मायके जाने की अनुमति लेना चाहती थी। उसकी सास ने उसे मायके भेज दिया। फिर कुछ दिन मीना का मायके में अपनी माँ की देखभाल करने में ही गुजर गया। फिर माँ की तबीयत ठीक हो जाने पर मीना अपने ससुराल वापस लौट आई। यहाँ आकर उसने देखा तो यहाँ गजब माहौल था। मोहन नशे में धुत होकर अपनी माँ से हर छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े किया करता था। मीना चुपचाप उस झगड़े को देखती। कभी कभी तो मोहन बिना बात उससे भी झगड़ने लगता। मीना जब रोती तो उसकी सास समझाती कि मत रो मीना बेटा, धीरे धीरे मोहन अपने आप सुधर जाएगा। कुछ दिनों से मीना की तबीयत बिगड़ने लगी। मीना की सास उसे अस्पताल ले गई। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए, तब उन्हें खुशखबरी दी कि मीना माँ बनने वाली है। मीना की सास शांति का तो मानो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। वो मीना की काफी देखभाल करने लगी। बच्चे की खबर सुनकर मोहन भी खुश हुआ, पर वो लगभग मीना को धमकाता कि देख मीना, मुझे तो सिर्फ लड़का ही चाहिए। अगर लड़की हुई तो तेरी और उस बच्ची दोनों में से किसी की खैर नहीं। मीना चुपचाप उसकी बातों को सुनकर भी अनसुना कर देती। समय अपनी निरंतर गति से बढ़ता गया। शांति उसका अच्छे से ख्याल रखती और उसे ज्यादातर आराम करने के लिए ही कहती। फिर एक दिन मीना को प्रसव पीड़ा होने लगी। मोहन उस समय घर पर नहीं था। शांति उसे अस्पताल ले गई। उसे एडमिट करने के कुछ घंटों के बाद मीना ने एक बहुत प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसकी सास बहुत खुश हुई, पर फिर डॉक्टरों ने जो बताया उसे सुनकर शांति के मानो होश उड़ गए। उन्होंने बताया कि कुछ आंतरिक परेशानी के कारण मीना अब कभी मां नहीं बन सकती। हम लोगों ने इस बार भी उसकी जान बड़ी मुश्किल से बचाई है, वरना उसकी जान भी जा सकती थी। अब इसकी दोबारा प्रेगनेंसी अगर कोई चमत्कार हो तभी संभव है। फिर अस्पताल से डिस्चार्ज होकर शांति अपनी बहू और पोती के साथ घर लौट आई। मोहन ने जैसे ही ये खबर सुनी कि लड़की हुई है तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया। अपनी पत्नी और बेटी दोनों के जान के पीछे ही पड़ गया। दोनों को बार बार मारने जाता। शांति उसका बीच बचाव करती रही। इसी तरह 6 महीने बीत गए। एक दिन तो हद ही हो गई। मोहन अपनी पत्नी की पिटाई कर रहा था। शांति अपनी पड़ोस में सीमा के यहाँ गई हुई थी। जब वो आंगन में आई तो मोहन कह रहा था कि एक तो तूने लड़की पैदा कर दी, और अगर लड़की पैदा हो गई तो उसे जन्म लेते ही मार क्यों नहीं डाला या इसे अस्पताल में ही छोड़ देती। इस पर मोहन की माँ उसे समझाने लगी, बेटा ऐसा नहीं कहते, वो तेरी बेटी है, उसे भी तो मान सम्मान लाड प्यार का पूरा हक है। फिर मोहन को उसने अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा बताई जाने वाली सारी बातें बताई। इस पर मोहन ने कहा, एक तो मुझे इस घर का वारिस नहीं दे सकी, फिर इस नास पीटी को क्यों मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए ले आई।
इसे भी वहीं अस्पताल में छोड़ देती। मोहन की माँ फिर उसे समझाने लगी। इस पर आवेश में आकर मोहन ने अपनी माँ पर हाथ उठा दिया। इस पर शांति बोली, ये तूने अच्छा नहीं किया मोहन, अब मैं तेरे घर में एक पल भी नहीं रुकूंगी। ये कहकर उसकी माँ अपना सामान समेटने लगी। मीना बार बार अपनी सास के पैर पकड़ती रही, रोती बिलखती रही, न जाने के लिए मिन्नतें करती रही, पर शांति नहीं मानी और घर छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। जाते वक्त उसने नम आंखों से अपनी बहू और पोती को आशीर्वाद दिया और बोली, मीना तू अपना और रूही का अच्छे से ख्याल रखना, अच्छे से रहना। फिर चली गई। सास के घर छोड़कर चले जाने के बाद तो मीना की आंखें रोते रोते सूज गई थी। ऐसी परिस्थिति को देखकर उसका दिल बैठा जा रहा था। अब तो मीना रूही को मोहन की परछाई से भी दूर रखती। मोहन की आदतें दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई। अब तो वो और रीता के इश्क में डूबता चला गया। रीता प्यार का बहाना बनाकर मोहन को धोखा देती रही। जब भी मोहन रीता से शादी की बात करता, रीता टाल देती। वो भला क्यों शादीशुदा इंसान से शादी करती? मोहन तो बस उसके लिए एक टाइम पास की तरह था। उधर रीता ने चुपके से एक बड़े बिजनेसमैन रोहित को अपने प्यार के जाल में फंसाया। वो उससे मिलने जाती, दोनों होटलों में खाना खाते, मूवी देखने जाते, महंगे महंगे मॉल में शॉपिंग करते। कभी कभी तो जब मोहन रीता के घर जाता तो वो गायब मिलती। वो धीरे धीरे मोहन को नज़रअंदाज करने लगी। ये बातें मोहन को भी खलने लगी। वो कभी कभी घर आकर रीता वाला सारा गुस्सा मीना पर उतार देता। मोहन और रीता दोनों में आपसी दूरियां बढ़ने लगी। मोहन अब बराबर रात को अपने घर पर ही गुजारता। एक दिन रिया अपनी माँ सीमा के साथ मंदिर जा रही थी। रूही भी अपनी माँ से छुपकर मंदिर चली गई। आज कोई बड़ा पर्व त्योहार नहीं था, तो बस मंदिर में एक दो लोग ही आए थे। वहाँ सीमा ने पूजा अर्चना की, उसके बाद भगवान को प्रणाम किया। फिर रिया और रूही दोनों को बोली, बेटा आप दोनों भगवान जी को प्रणाम करो और जो मन्नत मांगना है मांग लो। ये सुनकर रूही फटाक से बोली, आंटी मन्नत क्या होता है? सीमा ने कहा, आप कुछ भी भगवान जी से मांग सकते हो। तब रूही बोली, आंटी मैं तो भगवान जी से अपने लिए भाई और पापा का दुलार प्यार मांगूंगी। ये सुनते ही सीमा हंस पड़ी। रूही ने भगवान को प्रणाम किया। फिर सभी घर चले गए। एक दिन काम पर जाते समय रास्ते में मोहन का एक्सीडेंट हो गया। आनन फानन में उसे अस्पताल पहुंचाया गया। उसके घर भी खबर आई। मीना रोती बिलखती अस्पताल पहुंची। वहां मोहन का इलाज शुरू किया गया। उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। डॉक्टर ने बताया कि मोहन को अंदरूनी चोटें आई है। वो अभी कुछ महीनों तक चल फिर नहीं सकता। कई दिनों के बाद मोहन को अस्पताल से छुट्टी मिली। उसे घर लाया गया। अब तो घर में और परेशानियां शुरू हो गई। एक एक पैसे और अनाज की किल्लत मीना उठा रही थी। घर का खर्चा उठाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। अस्पताल का खर्च तो अलग। हार कर मीना ने एक कंपनी में नौकरी करनी शुरू कर दी। सुबह घर का सारा काम करके खाना बनाने के बाद वो ड्यूटी पर जाती। फिर रात को आकर मीना खाना बनाती और बाकी बचे हुए काम करने लग जाती। इतने दिनों में रीता ने एक बार भी मोहन का हाल नहीं पूछा, ना ही उसकी तबीयत देखने आई। मोहन का मन भी रीता से हटने लगा था। वैसे भी थोड़ी नफरत की भावना उसके मन में आ ही गई थी जब से वो उसे नज़रअंदाज करने लगी थी। मीना के अवकाश में रूही अपने पापा को दवाई खिलाती और मोहन के हर छोटे बड़े ज़रूरतों का ख्याल रखा करती। फिर भी वो मोहन से काफ़ी डरी डरी रहती। मोहन के मन में भी रूही और मीना के लिए स्नेह जाग रहा था। एक दिन ये खबर सुनने को मिली कि रीता ने उसी बिजनेसमैन रोहित से भागकर शादी कर ली। पर फिर भी मोहन को ये बात सच नहीं लग रही थी। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रीता ऐसा भी कुछ कर सकती है। भले ही उन दोनों के बीच दूरियां आ गई थी, क्योंकि मोहन बेपनाह मोहब्बत जो करता था रीता से, उसने मोहन को बड़े बड़े वादे जो किए थे, फिर वो उसे धोखा कैसे दे सकती है, ये सोच सोचकर वो अकेले में आंसू बहाता था। इधर मीना और रूही दोनों भगवान जी से विनती करते कि मोहन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। मोहन अब धीरे धीरे चल फिर करने लगा था। मोहन में हुए इस सुधार को देख माँ बेटी बहुत खुश हुए थे और मन ही मन
ईश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। मीना अब लगातार ज़्यादा काम करने से दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही थी और मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद कर रहे थे। मीना अब लगातार ज़्यादा काम करने से दिन प्रतिदिन दुबली होती जा रही थी। एक दिन मीना शाम को ड्यूटी से घर आई तो उसे बहुत तेज बुखार था। फिर भी वो अपनी तबीयत की परवाह किए बिना किचन में खाना बनाने चली गई। तेज बुखार के कारण किचन में ही गस खाकर गिर गई। गिरने की आवाज़ सुनकर जब मोहन वहां गया तो उसने मीना को बेहोश पाया। फिर उसे गोद में उठाकर बिस्तर पर लेटाया, उसे दवाई खिलाई। तब जाकर आधी रात को उसका बुखार कम हुआ। रूही अपनी माँ को इस हालत में देखकर चुपचाप खड़ी खड़ी बस रोए जा रही थी। ये देख मोहन का पिता स्नेह उमड़ पड़ा। उसने रूही को अपने पास बुलाया। वो डर रही थी, फिर भी मोहन ने उसे गोद में बैठाकर प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, माँ ठीक हो जाएगी, मुझे भी तो इसकी फिक्र है। रूही अपने पापा को विस्मय भरी आंखों से निहारे जा रही थी। आज उसके जीवन में पहली बार ऐसा हुआ था कि पापा ने उसे प्यार से अपनी गोद में बैठाया और प्यार से बात की। फिर पापा ने उसे अपनी गोद में ही सुला दिया। उसे नींद आ गई। सुबह जब मीना की नींद खुली तो वो ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो गई, पर मोहन उसे लगातार मना करता रहा। वो बोला, जब तक मैं बीमार था तुमने नौकरी की, अब मैं ठीक हो गया हूँ, तब मैं अपनी नौकरी शुरू कर देता हूँ। ये सुनते ही मीना बोली, नहीं, आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हुई है, अभी आपको पूरी तरह आराम की ज़रूरत है। ऐसा कहकर मोहन के मना करने के बाद भी मीना ड्यूटी चली गई। फिर कुछ दिनों के बाद मोहन ने भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली और उसने मीना को नौकरी छोड़ने के लिए कहा। मीना काम पर जाना नहीं छोड़ना चाहती थी, पर मोहन के बार बार कहने पर उसे काम छोड़ना पड़ा। ऐसे भी वो मोहन का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। वो मोहन में आए हुए बदलाव को देखकर बहुत खुश थी। मोहन अब नशा करना काफ़ी कम कर चुका था। इसी बीच रूही को जब जब याद आती वो अपनी माँ से भाई लाने की जिद करती। कुछ दिन इसी तरह शांतिपूर्वक बीत गए। मोहन भी अपनी पत्नी और बेटी की ठीक तरह से देखभाल करने लगा। पास ही के एक स्कूल में अपनी बेटी का एडमिशन करवा दिया। रूही बहुत खुश हुई। खुशी से स्कूल जाती और मन लगाकर पढ़ती। दिन सुखपूर्वक व्यतीत होने लगे। रविवार का दिन था। आज रूही के स्कूल की छुट्टी थी। मीना ने सोचा, अगर आज मंदिर जाकर भगवान की पूजा अर्चना कर आऊं। मोहन के एक्सीडेंट के बाद कभी फुर्सत ही नहीं मिली और फिर अब तो मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने लगा है। फिर फटाफट नहा धोकर मीना और रूही मंदिर चले गए और फिर अब तो मेरे जीवन में सब कुछ ठीक होने लगा है। फिर फटाफट नहा धोकर मीना और रूही मंदिर चले गए। रास्ते में अचानक मीना गिरकर बेहोश हो गई। रूही अपनी माँ को इस हालत में देखकर जोर जोर से रोने लगी। फिर आसपास के लोगों ने मीना को उसके घर पहुंचाया। पड़ोसी ने उसके बेहोशी की खबर मोहन को भी दे दी। वहां से भागता हुआ आया। फिर आसपास के लोगों ने सलाह दी कि मीना को अस्पताल ले जाया जाए। मोहन अपनी पत्नी को लेकर अस्पताल जा रहा था, पर ट्रैफिक जाम की वजह से गाड़ियों का तांता लगा हुआ था। अपनी ऑटो रिक्शा में से बैठे हुए ही उसे काली रंग की चमचमाती हुई कार पर नजर पड़ी। उसमें रीता और रोहित बैठे हुए थे। रीता ने बड़े आदमियों जैसे कपड़े पहन रखे थे। उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र चमक रहा था। मोहन ने मन ही मन उसे बेवफा मानकर अपने कलेजे पर पत्थर रख लिया। ये बात उसने मीना को भी नहीं बताई और अस्पताल चला गया। वहाँ पर कुछ जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि मीना माँ बनने वाली है। ये सुनते ही मीना तो खुशी से झूम उठी। मन ही मन उसने भगवान को धन्यवाद किया कि भगवान ने एक और खुशी उसकी झोली में डाल दी। मोहन की भी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसे लगा कि ये तो भगवान का ही चमत्कार है। डॉक्टर ने काफ़ी एहतियात बरतने के लिए मीना से कहा। ज़्यादातर समय आराम करने को ही कहा। ज़्यादा भारी काम करने से भी मना किया। दोनों खुशी खुशी घर आए। दिन गुजरते गए। मोहन खुद मीना का काफ़ी हद तक ख्याल रखता, उसे कम से कम काम करने देता। ड्यूटी से आने के बाद खुद किचन के काम करने में भी उसकी मदद करता। इसी बीच मीना ने कई बार अपनी सास को खोजने की इच्छा जाहिर की, पर मोहन ने
कोई जवाब नहीं दिया। वो इन बातों को सुनकर मीना के सामने अनसुना करने का नाटक करता। वो तो माँ का नाम सुनते ही पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता था। इस तरह समय बीतता गया। 9वां महीने में मीना ने एक सुंदर से बेटे को जन्म दिया। मोहन को तो ये खबर सुनते ही मानो पर निकल आए। उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। 2 दिनों के बाद मीना अस्पताल से घर आई। रूही तो खुशी से झूम उठी। भगवान ने उसकी भाई की चाह पूरी कर दी। रूही ने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मैं एक बात बोलूं, अगर मेरे भाई का नाम जय रखूं तो कैसा रहेगा? मीना हंसते हुए बोली, हाँ बहुत सुंदर नाम है, रूही और उसका भाई जय। ये सुनने के बाद दोनों माँ बेटी हंस पड़े। इसी तरह 6 महीने बीत गए। रिया की माँ सीमा की दूर की रिश्ते में बुआ लगती थी। नाम था शीना। उस बेचारी को कोई संतान नहीं थी और वो वृद्ध हो चुकी थी, मगर थी स्वाभिमानी, किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। तो सीमा के घर से काफी दूर एक वृद्धाश्रम में रहती थी। सीमा कभी कभी तो जाकर उसे मिल आती थी, पर इधर 2 सालों से घर गृहस्थी के झमेलों में पड़ के वो मिलने नहीं जा पाई थी। एक दिन उसे खबर आई कि उसकी सीना बुआ बहुत बीमार है। वो झटपट बुआ को देखने के लिए चल पड़ी। वहां पहुंचकर उसे पता चला कि बुआ की हालत सचमुच बहुत खराब है। सीमा जब बुआ से मिली तब उसे देखते ही शीना बुआ फूट फूट कर रो पड़ी। सीमा तुम मुझसे रूठ गई थी या ऐसे ही पराई समझकर टाल रही थी? बुआ मर ही जाए तब उसे देखने जाऊं? सीमा बोली, नहीं बुआ ऐसी कोई बात नहीं है। अरे आप क्यों मरने की बात करती है? मरे आपके दुश्मन, वो तो मैं घर गृहस्थी के झमेलों में फंस गई थी, पर अब आप चिंता मत करो, मैं आ गई हूँ ना। ये सुनकर सीना बुआ बोली, वो तो मेरा ख्याल शांति ने रखा, वरना मैं तो कब की मर गई होती। बैठ तो भी मिल लेना उसे, वो मेरे लिए गर्म पानी लेने गई है। ये सुनकर सीमा को जोरों का झटका लगा, क्योंकि मोहन की माँ का नाम भी शांति था। पर फिर वो सोचने लगी, शांति आंटी यहाँ क्या करेगी? ये सिर्फ मेरा वहम है और कुछ नहीं। फिर सीमा अपनी बुआ से बात करने लगी। थोड़ी देर बाद वो पानी लेकर आई, जिसे देखकर विस्मय से सीमा की आंखें खुली की खुली रह गई। चौंक कर बोल उठी, शांति आंटी आप यहाँ कैसे? शांति कुछ नहीं बोली, वो चुपचाप वहीं खड़ी रही। फिर सीमा बोली, आप घर चलिए। नहीं बेटा, अब मैं घर नहीं जा सकती, वहाँ से सब कुछ त्याग कर ही तो यहाँ आई हूँ। कहते हुए शांति की आंखों से आंसू बहने लगे। ये सुनकर सीमा बोली, आंटी अपने बच्चों से, घर परिवार से कैसे गुस्सा? आप एक बार घर चलकर तो देखिए। मोहन अब काफी हद तक सुधर गया है। वो अपने दोनों बच्चों को बहुत प्यार करता है, और तो और नन्हे बेटे में जान बसती है उसकी। नन्हा बेटा? शांति विस्मय से सीमा को देखते हुए बोल पड़ी, हाँ आंटी, यानी आपका पोता जय। अभी वो 6 महीने का ही हुआ है। रूही एक छोटे भाई को पाकर बहुत खुश है, पर मीना आपको याद करके बहुत रोती है। रूही भी कभी कभी आपको बहुत मिस करती है। आप एक बार घर चलकर तो देखिए, सब कुछ बदल गया है, कुछ भी पहले जैसा नहीं है। आप मेरा यकीन कीजिए। शांति बोली, अब मैं घर नहीं जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं फैसला ले चुकी हूँ, तो घर जा। मेरे पोते का थोड़ा ख्याल रखना, भगवान उसे दीर्घायु बनाए, उसे हर बुरी बला से बचाए। सीमा तू मुझसे वादा कर कि तू घर पर किसी को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएगी। सीमा का हाथ पकड़ते हुए शांति बोली। फिर कुछ देर तक शांत होकर सीमा असमंजस भरी स्थिति में उसे कोई जवाब नहीं दे सकी। थोड़ी देर बात करने के बाद सीमा घर चली गई, पर शांति उसके साथ घर नहीं गई। पर रात को सोते समय भी शांति की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसे रह रहकर सीमा की बातें याद आ रही थी। अब तो रूही भी कुछ बड़ी हो गई होगी, और जय वो कैसा दिखता होगा? मीना उसका ठीक से ख्याल रखती भी होगी कि नहीं? इस तरह के अनेकों सवाल उसके मन में उमड़ते रहे। एक दिन मीना को शांति की याद आ गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वो चुपचाप अकेली बैठी रो रही थी। दूसरे कमरे में रूही अपने भाई के साथ खेल रही थी। उसी समय सीमा किसी काम से मीना के यहाँ आई। मीना को रोते देखकर बोली, अरे बहन जी, आप रो क्यों रही है? मोहन भाई साहब से झगड़ा हो गया क्या? सीमा बोली, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ऐसी ही, मीना ने कहा।
अरे ये क्या बात हुई, ऐसे भला कोई रोता है क्या? सीमा बोली। मीना बोली, माँ जी की याद आ रही थी। कहते ही मीना फूट फूट कर रो पड़ी। उसे रोता देखकर सीमा के सब्र का बांध टूट गया। मीना कहने लगी, माँ जी कहाँ होगी, किस हाल में होगी? ये सुनते ही सीमा बोली, मीना अगर अभी तुझे अपनी माँ जी का पता चले तो तू क्या करेगी? ये सुनते ही मीना बोली, मैं अभी उनके पैरों में गिरकर उन्हें इस घर में लाए बगैर नहीं मानूंगी। इस पर भी नहीं मानेगी तो उन्हें अपने पोते का वास्ता देकर मना लूंगी, पर एक बार उनका पता ठिकाना तो मिले। सीमा बोली, ठीक है तो तू मेरी बात ध्यान से सुन। वो जो रायपुर में जो वृद्धाश्रम है शिव मंदिर के पास, जहाँ मेरी सीना बुआ रहती है ना, वहीं पर शांति आंटी भी रहती है। मेरी बुआ बीमार थी ना, तब मैं उनको मिलने गई थी तो मैंने शांति आंटी को देखा। मैंने उन्हें घर वापस आने के लिए बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। पर अगर तू मोहन भाई साहब के साथ दोनों बच्चों को भी लेकर वहाँ जाए तो कहीं अपने पोते को देखकर वो भावुक होकर तुम्हारी बात मानकर वापस आ जाए। मीना बोली, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी। मीना को मन ही मन ये सोचकर तसल्ली हुई कि चलो माँ जी का पता ठिकाना तो मालूम हुआ, अब मैं उन्हें किसी तरह मनाकर घर वापस ले आऊँगी। वो फिर मोहन के ड्यूटी से घर लौटने का इंतज़ार करने लगी। आज तो उसे लग रहा था कि दिन जैसे कट ही नहीं रहा है। फिर शाम को जैसे ही मोहन घर आया, रोज की दिनचर्या की तरह मीना झटपट उसके लिए चाय बनाकर ले आई। फिर जब मोहन चाय पीने लगा तो मीना बोली, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनते ही मोहन घबरा गया। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ साफ दिखाई देने लगी। वो बोला कि ऐसे बात को क्यों घुमा रही है, साफ साफ बोल, बच्चे सब ठीक तो है? मीना बोली, हाँ जी बच्चे तो बिल्कुल ठीक है, जय सो रहा है और रूही रिया के साथ खेलने गई है। तब जाकर मोहन शांत हुआ। वो बोली, एक खुशखबरी है। मोहन बोला, सीधे सीधे बताएगी या फिर मुझे मरवाएगी? नहीं जी, आप ऐसा क्यों बोलते हैं, शुभ शुभ बोलिए, मरे आपके दुश्मन। मुझे माँ जी का पता ठिकाना मालूम चल गया है। खुशी से चहकते हुए मीना बोली, क्या सच में माँ का पता ठिकाना मालूम चल गया है? मोहन बोला, खुशी से तो मानो उसके पांव जमीन पर ही नहीं पड़ रहे थे। कुछ ही पलों में उसका खुशी से चमकता हुआ चेहरा बुझ गया। वो बोला, तुम्हें माँ का पता ठिकाना किसने दिया? वो कहाँ पर है, किस हाल में है? इस पर मीना ने सीमा से हुई सारी बातचीत मोहन को बता दी। वो बोली, सीमा ने मुझे कहा है कि अगर हम सब जाकर माँ जी को मनाएं तो वो ज़रूर वापस आएगी। मोहन बोला, नहीं मीना, अब मैं जाकर माँ को कितना भी मना लूँ पर वो वापस नहीं आएगी। उन्हें यकीन ही नहीं होगा कि मैं बदल गया हूँ। ये मेरी ही गलती है कि माँ घर छोड़कर चली गई है। उस समय मैं सही गलत का फ़र्क ही भूल गया था। मेरे कारण ही माँ बुढ़ापे में बेटे बहू के होते हुए अनाथ की तरह जीवन यापन कर रही है। तुम्हें सास का सानिध्य, बच्चों को दादी का प्यार नहीं मिल पा रहा है। मैं माँ के प्यार से वंचित हूँ, मेरी करनी का ही फल है। कहते हुए मोहन रो पड़ा। मीना उसे समझाते हुए बोली, पश्चाताप किसी भी गलती की सबसे बड़ी सजा है। आप रोना बंद कीजिए, हम सब जाकर माँ जी को मनाकर घर वापस ज़रूर ले आएंगे। आपका किस दिन चलने का प्लान है? मोहन बोला, ठीक है कल ही चलते हैं। मैं अब और देर नहीं करना चाहता। फिर रात को सब खाना खाकर सो गए। फिर सुबह उठकर नहा धोकर सभी शांति को लेने के लिए वृद्धाश्रम चल पड़े। वृद्धाश्रम पहुंचने के बाद मोहन ने देखा कि गेट पर 2 चौकीदार बैठे हुए थे। ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था, जानकी वृद्धाश्रम। गेट पर मोहन ने चौकीदार से अंदर आने की अनुमति मांगी। चौकीदार बोला, आपको किससे मिलना है? शांति जी से। मोहन बोला। चौकीदार बोला, ठीक है आप लोग यहीं बैठिए। उसने पास में पड़ी कुर्सियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। फिर 2-4 कदम चलने के बाद रुककर वो पलटकर बोला, वो आपकी रिश्ते में क्या लगती है? ये सुनते ही मोहन हक्का बक्का रह गया। वो कुछ बोल पाता इससे पहले ही मीना बोली, हम उनके दूर के रिश्तेदार हैं। मोहन ने मीना की तरफ देखा तो उसने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। चौकीदार अंदर गया तो वहाँ पर कुछ औरतें झुंड में बैठकर बातें कर रही थी। उसी में शांति भी शामिल थी। वो बोला,
यह इनमें से शांति कौन है? अपना नाम सुनते ही शांति खड़ी हो गई। जी मैं ही हूँ। चौकीदार बोला, तुमसे कोई मिलने आया है? बोल रहे हैं कि दूर के रिश्तेदार हैं। ये सुनकर शांति सोचने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे कौन दूर के रिश्तेदार आए हैं। फिर सोचने लगी कि कहीं मेरे मायके से कोई आया होगा। चौकीदार बोला, वहीं मिलेगी या फिर अंदर भेज दूं? शांति बोली, भेज दीजिए अंदर। वो बोला ठीक है। फिर चौकीदार चला गया। मीना ने जब सुना कि मिलने की अनुमति मिल गई है, वो झटपट अंदर भागी। उसके पीछे पीछे मोहन और बच्चे भी आए। अपनी माँ की तरफ मोहन के बढ़ते कदम उसे अपनी की हुई गलती का एहसास करा रहे थे। वह अपराध बोझ से भरा जा रहा था। कैसे अपनी माँ से माफ़ी मांगेगा, उन्हें कैसे मनाकर घर ले जाएगा। फिर भी वो अनमने ढंग से बढ़ता चला जा रहा था। जब सभी अंदर आए तो शांति वहीं एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, पर उन लोगों को देखकर वो खड़ी हो गई। मीना ने झट से अपनी सास के पैर झुककर छू लिए और अपनी सास के गले से लिपटकर खूब रोई। हालांकि वो भी अपने पति के किए पर शर्मिंदा थी। रूही वहीं पास में खड़े खड़े ये नज़ारा देख रही थी। ये सब उसकी समझ से परे था। मोहन भी वहीं बगल में अपने बेटे को गोद में लिए हुए अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ा था। उसे अंदर ही अंदर गलानी महसूस हो रही थी। वह अपराध बोझ से भरा जा रहा था। इतनी शर्मिंदगी तो उसे कभी भी महसूस नहीं हुई जितनी कि आज हो रही थी। उसकी नज़रें नीचे की तरफ झुकी हुई थी, मानो उसमें अब किसी से भी नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। शांति बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? मेरा पता ठिकाना तुम्हें किसने दिया? फिर अपनी बहू को चुप कराते हुए खुद से अलग करते हुए बोली, सीमा ने ही तुम्हें मेरा पता ठिकाना दिया होगा ना, पर अब कोई फायदा नहीं, तुम लोग वापस चले जाओ। ये सुनते ही मोहन अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा, माफ़ी मांगने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ़ कर दो माँ, जानता हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, पर फिर भी तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम तो माँ हो ना। ये सब देखकर शांति को भी जोर से रोना आने लगा, पर वो खुद पर संयम रखते हुए बोली, माँ तो तुम्हारे लिए उस दिन मर गई थी जिस दिन तुमने मुझ पर हाथ उठाया था, और अभी मेरे सामने रोने गिड़गिड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। मोहन के पास से अपने पैरों को हटाते हुए बोली। मोहन चुपचाप अपराधी की तरह सिर झुकाए वही खड़ा रहा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहते रहे। नन्हा सा जय अपनी छोटी छोटी आंखों से अपनी दादी को एकटक देखे जा रहा था। मीना बोली, नहीं माँ जी, आप ऐसा मत कहिए, नाराज मत होइए, घर वापस चलिए। हम दोनों के लिए ना सही तो रूही और जय के लिए, और हो सके तो मोहन को एक बार माफ़ कर दीजिए। अभी उन दोनों बच्चों को आपके प्यार की बहुत ज़रूरत है। तब शांति का ध्यान अपने पोता पोती की तरफ गया। मीना ने झट से जय को अपनी दादी के गोद में डाल दिया। वो लेना तो नहीं चाहती थी, पर मासूम जय के सामने वो बहुत देर तक कठोर नहीं बन सकी। मीना बोली, रूही बेटा जाओ, दादी को प्रणाम करो। रूही ने झट से अपनी दादी के पैर छू लिए। अनायास ही शांति के मुंह से निकल पड़ा, अरे ये इतनी बड़ी हो गई। आखिरकार बहुत देर तक शांति अपनी ममता को रोक ना सकी। वो अपने पोता पोती को गोद में बिठाकर प्यार करने लगी। कभी पोते को गालों को चूमती, कभी रूही के बालों को सहलाती। मीना ये देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। अतः रूही ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, दादी आप हम लोगों से गुस्सा हो क्या? अगर नहीं तो आप यहाँ क्यों रहती हो? आप मेरे साथ घर चलो ना, हम तीनों वहाँ खूब मस्ती करेंगे। प्लीज़ चलो ना दादी प्लीज़। ये सुनते ही शांति की आंखों से आंसू बहने लगे। वो इन बहते हुए आंसुओं को रोक नहीं पाई। फिर बोली, नहीं रूही बेटा, आप लोग घर जाओ, मैं आप लोगों के साथ घर नहीं जा सकती। ये सुनते ही मोहन बोल पड़ा, माँ आप मुझे एक मौका दे दो, फिर मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अगर आज मैं आपको घर वापस नहीं ले जा पाया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। ये सुनते ही मीना बोली, हाँ माँ जी, हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दीजिएगा। मैं भी आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैंने कैसे आपके बगैर एक एक पल गुजारा है। जब मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी तब मैं सबसे अकेली थी। भगवान गवाह है माँ जी, मैंने आपको कभी अपनी माँ से अलग नहीं समझा।
मीना रोते गिड़गिड़ाते हुए बोले जा रही थी। धीरे धीरे उस वृद्धाश्रम के सारे वृद्ध औरत पुरुष जमा हो गए। सभी शांति को समझाने लगे। सीना बुआ बोली, देख शांति, अब मेरी ही देख, मेरी तो बस एक ही भतीजी है सीमा, जो कभी कभी मुझसे मिलने आती है। जिसके पास है उसका अपना कोई, वही तो कभी प्यार, कभी नाराजगी, कभी नोक झोंक करेंगे ना। अब बहुत है जो कि अनाथ है, उनका कोई है ही नहीं। वो किस पर गुस्सा होंगे, किससे प्यार करेंगे। मेरी मान तो गुस्सा थूक दे और अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी घर जा। तेरा बेटा भी तो कब से माफ़ी मांग रहा है, चल अब माफ़ कर दे उसे। आखिरकार शांति को अपने बेटे को माफ़ करना ही पड़ा। जब शांति ने मोहन को माफ़ कर दिया तो वो माँ के गले लगकर खूब रोया। सभी लोग उसे चुप कराने लगे। फिर सीना बोली, अरे अब रोना धोना कैसा मोहन, अब तो तुम्हारी माँ भी घर जाने के लिए राजी हो गई है। लो मुंह मीठा करो। लड्डू बांटते हुए सीना बोली, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे रोने धोने के चक्कर में शांति फिर घर वापस जाने से मना कर दे। ये सुनते ही सभी ठाका मारकर हंस पड़े। इसी तरह मीना की उलझी परेशानियों से भरी जिंदगी में खुशियों के दिन फिर से लौट आए। इसे ही कहते हैं अंत भला तो सब भला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।